के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का पुनः हार्दिक स्वागत है। कल हमने करंट में कुछ बातों को देखा था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ करंट के टॉपिक को आज फिर हम देखेंगे। पहला टॉपिक हम जो बताने वाले हैं या आपके समक्ष रखने वाले हैं वो है यूएन में भारत की सदस्यता। यूएन में भारत की, यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को 7वीं बार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कितनी बार? 7वीं बार 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यता प्रदान की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को 7वीं बार 2 वर्ष के लिए कब दी गई है? जून 2020 से कार्यकाल 22 तक रहेगा। कार्यकाल आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चात किया गया था। 50 देशों के सहमति से, 50 देशों के द्वारा किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय यूएसए में है। इसमें अभी मेंबर जो हैं 192 हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मेंबर अभी हैं? 192 मेंबर। इसका मुख्यालय यूएसए में और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी 50 देशों के द्वारा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 प्रकार के मेंबर होते हैं। एक होते हैं परमानेंट मेंबर और दूसरे होते हैं टेम्पोरेरी मेंबर। परमानेंट मेंबर 5 हैं और टेम्पोरेरी मेंबर 10 हैं, जिनका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। तो यही 10 मेंबर के लिए भारत को सदस्य बनाया गया है। 5 मेंबर में आपका यूएसए, यूके, चाइना, रसिया और फ्रांस, यही 5 देश जो हैं सो परमानेंट मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं और टेम्पोररी मेंबर के तौर पर 10 मेंबर हैं, जिनका चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। तो इससे 4 या 5 क्वेश्चन बनने की संभावना ज़बरदस्त है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को 7वीं बार कब मेंबरशिप दिया गया? जून 2020 में। इसकी स्थापना कब हुई है? कितने देशों के साथ मिलकर के हुई है? 50 देश। इसका मुख्यालय कहाँ पर? यूएसए में। मेंबर कितने हैं? 192। इसमें कितने मेंबर अस्थाई होते हैं? अस्थाई मतलब कहने का मतलब है कि जब से इसका गठन हुआ है तब से इस 5 मेंबर हैं जो हैं, इनको हटाया नहीं जा सकता है। परंतु 10 मेंबर क्या है कि बारी बारी से वही 192 मेंबर में से 2-2 वर्ष पर चुनाते रहते हैं। तो भारत 7वीं बार अस्थाई मेंबर बना है। 5 अस्थाई मेंबर में यूएसए, यूके, चाइना, रसिया और फ्रांस। और इन्हीं लोग के पास में वीटो पावर है। वीटो पावर कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य संयुक्त राष्ट्र से तभी पारित होगा जब वीटो में वो पास हो जाएगा। वीटो मतलब
कि अगर 5 देश में से अगर 3 देश एक तरफ हैं, 2 देश विरोध में हैं, तो अब पारित हो जाएगा, क्योंकि 3 यस है और 2 नो है। पर अगर कोई विषय ऐसा है कि 2 यस है 3 नो है, तो वह वहीं का वहीं विषय रुक जाता है। इसको कहते हैं वीटो पावर। वीटो मतलब कि उन लोगों को कुछ विशेषाधिकार दिया गया 5 देशों को कि अगर मेजॉरिटी जिसकी तरफ रहेगी वह कार्य हो जाएगा, अगर नहीं रहेगी मेजॉरिटी तो वह कार्य नहीं होगा। तो 5 देशों को दिया गया है, 5 अस्थाई मेंबर हैं। अभी मेंबर की संख्या 192 है। अगला हम संयुक्त राष्ट्र में के बाद दूसरा पॉइंट लेने वाले हैं, वो है कि नेपाल में राजनीतिक गतिरोध की बढ़ गई है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है कि नेपाल के प्रधानमंत्री अभी केपी शर्मा ओली हैं। केपी शर्मा ओली हैं, जबकि राष्ट्रपति अभी विद्या देवी भंडारी हैं। क्या विवाद का कारण क्या है? विवाद का कारण क्या है कि जब से नेपाल और इंडिया के बीच में मानचित्र विवाद हुआ है, तब से वहाँ की जनता, वहाँ की पार्टियां केपी शर्मा के खिलाफ हो गई हैं। वैसे भी जब से केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने हैं, उनका झुकाव भारत की तरफ कम और चीन की तरफ ज़्यादा है। परंतु नेपाल की भौगोलिक स्थिति क्या कहती है कि नेपाल 3 सीमा में भारत से घिरी हुई है और एक सीमा में आपका चीन से घिरी हुई है। परंतु वही चीन से नेपाल आने के लिए पूरा आपको एक चक्कर लगाना पड़ेगा, तब आप नेपाल पहुंचिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत पहाड़ी एरिया है, बहुत बड़े ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। तो कुछ भौगोलिक स्थिति के कारण नेपाल की जनता भी और नेपाल की पार्टियां भी अब धीरे धीरे केपी शर्मा के खिलाफ होते जा रही हैं। इतना खिलाफ होते जा रही हैं कि केपी शर्मा के खुद पार्टी के ही नेता लोग आपस में कहीं और बैठक कर रहे हैं, गतिरोध उत्पन्न हो रहा है, नेता लोग केपी शर्मा को अलग थलग कर रहे हैं। इसका कारण से भारत के विरोध में उनका बोलना रहा है। अभी वहाँ के नेपाल के एक पूर्व प्रधानमंत्री जो थे पुष्पकमल दहल जो थे, पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे, यह विरोधी दल के नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें केपी शर्मा के विरोध में मतलब कि आगे की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए केपी शर्मा ओली ने अभी कुछ दिन पहले ही विद्या देवी भंडारी से मुलाकात किए और विद्या देवी भंडारी से मुलाकात करने के पश्चात उसने बजट सत्र को समाप्त मतलब कि अभी रोक दिया है। बजट सत्र जो वहाँ पर जो होने वाला संसद में था, उसको अभी फ़िलहाल रोक दिया गया है। मतलब अपनी सरकार की अस्थिरता को देखते हुए वहाँ की संसद की गतिविधियाँ रोक दी गई है केपी शर्मा ओली के द्वारा। और केपी शर्मा ओली के द्वारा एक नई पार्टी का गठन के लिए भी निबंधन किया गया है। देखिए, नेपाल का संविधान कहता है, नेपाल के संविधान में लिखा हुआ है कि जब से संविधान का निर्माण हुआ है, संविधान के निर्माण के 2 वर्ष तक मतलब 18 से 20 तक में नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, ये लिखा हुआ है। तो 2 साल तो किसी तरह चला लिए, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाना नहीं है। परंतु यही
यही चीज़ अब जो प्रधानमंत्री के जो अविश्वास प्रस्ताव की जो सीमा है वो 2 फरवरी 2020 में समाप्त हो गई है। मतलब अब वहाँ की पार्टियाँ प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्य कर सकती हैं। तो ये सबसे बड़ी वहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है और वहाँ पर लोग केपी शर्मा के बहुत ज़्यादा विरोध में उतर आए हैं, जिसकी राजधानी आपको पता है कि राजधानी काठमांडू है। इसका काठमांडू है और वह यह है कि हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है और भारत और नेपाल के बीच में रोटी और बेटी का संबंध रहा है। मतलब यहाँ की शादियाँ नेपाल का ज़िंदगी ऐसा बहुत प्राचीन संबंध रहा है। और नेपाल के बारे में नेपाल ही एक ऐसा देश है जहाँ पर भारत के लोगों को जाने के लिए या आने के लिए या वहाँ के लोगों को आने के यहाँ जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, यह सर्वविदित है। परंतु कुछ वर्षों से 2015 से जब से नेपाल में भूकंप वगैरह हुआ और जब से केपी शर्मा ओली वगैरह बने तो उनकी विचारधारा चीन की विचारधारा से मिलती जुलती है। इसीलिए भारत के झुकाव भारत की तरफ कम और चीन की तरफ ज़्यादा हो गई है। परंतु भौगोलिक स्थिति इससे पूर्णतः विपरीत है। चीन एक तरफ से घिरा हुआ है जबकि भारत 3 तरफ से चीन से सटा हुआ है। इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तक यही इसका न्यूज़ में था कि अभी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। इसके बाद जो भी अपडेट आएगा आपके समक्ष रखेंगे। तो ये 2 करंट अफेयर्स के साथ में कल फिर कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे और जो बताया जाएगा कुछ और नया कुछ और भी करंट अफेयर्स में जो भी घटना घटेगी आपके समक्ष रखेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।